वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, पेट 2022 के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 18वां मॉक टेस्ट है। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद है मुझे। फिर भी जैसा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 30 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट है। आपका कितना सही होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 30 में से। चलिए आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल दिए गए हैं और उनकी स्थिति कहाँ पे है ये दर्शाने के लिए दिया गया है। चलिए मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं माडा। माडा देखिए कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कालीबंगा, बनवाली, ये सब देख रहे हैं एक ही पास में अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ पे है तो राजस्थान में है, जबकि बनवाली की अगर बात की जाए हरियाणा में है, और साथ में राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। और उसके बाद उसके नीचे आप देखिए ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पे है तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, मेरठ में। मेरठ में महत्वपूर्ण है यूपी की परीक्षा के लिए। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण कुछ लोकेशन है, इन्हें आप लोग मैप पे देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम तक हम लोग नहीं देखेंगे इन्हें, क्योंकि हमें प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो नीचे आप अगर देखेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ पे था तो ये महाराष्ट्र में है, MH। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है माडा। माडा कहाँ पे अवस्थित है तो माडा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद फिर दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ हम लोगों ने देखा था, सबसे नीचे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है तो कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान का काली। फिर उसके बाद आता है कौन, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। इस प्रकार आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। एक और हम लोग पढ़े थे आलमगीरपुर, वो कहाँ पे था तो वो मेरठ में अवस्थित था। चलिए नेक्स्ट देते हैं, आप लोग मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद कौन सी पुस्तकें हैं तो देखिए उपनिषद जो है ये दर्शन की पुस्तकें होती हैं। किसकी, दर्शन की। महत्वपूर्ण है, सीधा फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। इसे ही दर्शन को ही वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, वेदांत भी अगर कहीं आता है तो आप उसे दर्शन की ही या उपनिषद की ही पुस्तकें समझिए। नेक्स्ट आइए चलते हैं, चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी क्या थी। देखिए जहाँ तक चोलों की राजधानी की बात है तो 3 राजधानियाँ हमें मिलती हैं चोलों की। इसमें से एक तो है ही, वो है तंजौर। तंजौर, और इसके सिवा भी 2 और राजधानी थी, वो थी गंगैकोंडचोलपुरम। गंगैकोंडचोलपुरम, और उसके बाद उरैयूर। उरैयूर। इस प्रकार 3 राजधानियां चोलों की थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं है आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन में सही कौन सा है ये लग जाता है। चलिए देखिए, पहला है दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी। ये सही है, दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जाता है कि मुस्तक राज क्या था तो दीवाने मुस्तक राज जो था ये राजस्व था, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग। उसके बाद दूसरा है दीवाने अमीर कोही। ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो ये क्या था तो ये कृषि से संबंधित था, कृषि। ये भी सही मैच है। उसके बाद है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। इसको पीछे वाले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा है। खैरात क्या होता है, खैरात अर्थात दान देना किसी को, तो दान विभाग। दान विभाग के लिए खैरात यूज होता था। जबकि दीवाने रियासत ये गलत है हम लोगों का। दीवाने रियासत ये बलबन नहीं होंगे। ये दीवाने रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और यह था किससे रिलेटेड तो यह बाजार नियंत्रण पे था। सब हम लोगों को पता ही है कि बाजार नियंत्रण जो है ये सबसे अच्छा कार्य कोई किया था तो उस पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो जो सही जवाब बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कूटों की सहायता से तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। अर्थात यहाँ पे सीधा सा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कालक्रम बताइए, कौन कब आया था। देखिए कौन से अंग्रेज कब आए थे, इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। आप उसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए
PDAF, PDAF। नॉर्मल में तो हम लोग PDF ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके बीच में आप ए लगा लीजिए, PDAF, PDAF आप कभी नहीं भूलेंगे। P से हो गया पुर्तगाल, D से हो गया डच, A से हो गया अंग्रेज, F से हो गया फ्रांसीसी, फ्रेंच, PDAF। अब उसी हिसाब से हम लोग कालक्रम मिला लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, पहले नंबर पे होंगे। D से हो गया डच, ये दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद फिर आए थे अंग्रेज, ये तीसरे पे, और फ्रांसीसी चौथे पे आए थे। तो हम लोगों का जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 4213, 4213। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? उस समय उसका प्रतीक क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। कमल और रोटी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। 1857 की क्रांति से कई बार प्रश्न बने हैं। लिस्टिंग आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर बिहार वाले बेल्ट से थे। तो इस प्रकार जो उनकी लिस्टिंग है उसको आप लोग एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। विभिन्न संगठन दिए गए हैं और उसके संस्थापक कौन थे यह दिया गया है। तो चलिए हम लोग मैच कराते हैं। तो पहले हैं अभिनव भारत, इनके कौन थे? तो VD सावरकर, अभिनव भारत VD सावरकर। दूसरा है अनुशीलन समिति, अरविंद घोष के द्वारा ये शुरू किया गया था, अनुशीलन समिति। जबकि गदर पार्टी हम लोगों को पता है, लाला हरदयाल कई बार आ चुका है प्रश्न में। और स्वराज पार्टी CR दास अर्थात चित्तरंजन दास के द्वारा शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे मैच करा लीजिएगा। फैक्ट है, चार के चारों सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें से अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन बना दिए जाएंगे, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, ऐसा प्रश्न इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया, गांधी जी दिया जाता तो कई लोग गांधी जी ही लगा के आ जाते, जबकि गांधी जी 1915 में आए थे। तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए आप लोग इसे रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा। देखिए, जो विभाजन के समय बंगाल विभाजन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है, वही समय गवर्नर जनरल था, उसी के समय हुआ था। तो जो नेतृत्व किए थे बंगाल विभाजन के समय, बंग भंग आंदोलन वगैरह चलाया गया था, विरोध प्रदर्शन जो किया गया था, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ। देखिए, यहाँ पे जो हरिजन शब्द है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ऐसा कुछ नहीं शुरू किया गया था। किया किसके गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था हरिजन संघ। कब शुरू हुआ था? 1932, 1932 में। अच्छा, एक फैक्ट और है, 1933 में गांधी जी ने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी लॉन्च किया था। समाचार पत्र था, समाचार पत्र या पत्रिका आप उसे कह सकते हैं, वो मंथली आता था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, एक फैक्ट और इसमें छोटा सा बचता है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो गांधी जी के द्वारा घनश्याम दास बिड़ला को गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया था। तो जो इसका हम लोगों का सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी हरिजन संघ की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1932 में। 1933 में उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी इसके रूप में। उसके बाद घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? देखिए, याद कीजिए, 1892 का अधिनियम, 1892 के अधिनियम में अंग्रेजों द्वारा परोक्ष निर्वाचन की प्रणाली इसी समय शुरुआत की गई थी। अच्छा, यहाँ पे 1909 का एक अधिनियम है, इसे क्या बोला जाता था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। और एक 1919 में आया था, वो कौन सा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन था? तो वह ग्रीनलैंड है।
ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से बड़ा द्वीप कोई नहीं है, बहुत बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विशेष ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई नहीं पूछ रहा, लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला। देखिए इसको हम लोग मैप में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। देखिए जब उत्तरी अमेरिका का ये भाग बनता है, उसके जस्ट नीचे से यहाँ से शुरू होता है दक्षिणी अमेरिका का भाग, और दक्षिण अमेरिका के इस साइड में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनती है दक्षिण अमेरिका के। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ है ये, कौन से पर्वत श्रृंखला है, नाम क्या है इसका, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो सही जवाब जो हम लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहाँ पे दिया गया है रॉकीज। रॉकीज कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। हिमालय हम लोगों को पता ही है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए कभी कभी परीक्षा में कुछ स्थल दे दिए जाते हैं और उसके बाद वो कौन से राज्य में अवस्थित है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए सबसे पहले है कौन सा स्थल, उकाई। उकाई कहाँ पे है, तो उकाई गुजरात में है, गुजरात में। उसके बाद है पतरातू। पतरातू कहाँ है, तो यह झारखंड में अवस्थित है। जबकि पेंच एमपी में है। और उसके बाद डाभोल, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो कुछ लोकेशन मैप के थ्रू दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि मैप आपको कितना याद है भारत के देश का, तो इसलिए ऐसे भी प्रश्न आप लोग तैयार रहिए। चलिए उसके बाद नदी परियोजना दे दिया गया है और कौन से नदी पे अवस्थित है, चलिए मैच कराते हैं। देखिए भाखड़ा परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो भाखड़ा सतलज में अवस्थित है। कहाँ पे, सतलज में। जबकि हीराकुंड जो है वो महानदी में अवस्थित है। कहाँ पे, महानदी में। जबकि इडुक्की जो है ये पेरियार में। और उसके बाद नागार्जुन सागर, यह जो है ये कृष्णा में अवस्थित है। तो हम लोगों का जो कूट बन रहा है वो बन रहा है 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत दर्रा दे दिया गया है, कौन से राज्य में अवस्थित है। देखिए पहला है बुमला। आप एक विशेष ध्यान दीजिए, सभी में ला दिया गया है, तो ये सब एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बुमला। बुमला कहाँ पे है, तो बुमला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जबकि उसके बाद जेलेपला सिक्किम में है। उसके बाद मुलिंगला कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। और शिव किला जो है यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप लोग इसे मैच करा लीजिएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1951 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी। देखिए 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई थी तो उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों समाहित किए गए थे। तीनों सभी के सब सही हैं। अच्छा एक फैक्ट यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, इस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो इस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये आर्थिक नीति आई थी जिसने पूरे देश की स्थिति ही बदल दी थी, जिसे एलपीजी सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिटेल इसके बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं पहले के टेस्ट पेपर में, आप लोग पीछे देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, काफ़ी सरल प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन। और हम लोगों के यहाँ आप लोगों को पता होगा कि दुग्ध उत्पादन जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कौन माने जाते हैं, तो वर्गीस कुरियन। देखिए ये प्रश्न सीधा का सीधा आने का सीधा संबंध है, क्योंकि सीधा सिलेबस में लिखा गया है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन है या फिर वाइट रिवोल्यूशन, ये सब रिवोल्यूशन के बारे में सीधा, दुग्ध उत्पादन के बारे में सीधा सिलेबस में लिखा गया है, तो ये प्रश्न आने के सीधा चांसेस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। देखिए यह जो भिलाई संयंत्र है यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। कौन सा है, सार्वजनिक। और इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो तत्कालीन यूएसएसआर, जिसे आज टूट चुका है और हम लोग जानते हैं रूस के नाम से, रसिया के रूप में जाना जाता है, उससे हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, मेक इन इंडिया। आप लोग कई बार देखे होंगे मेक इन इंडिया का लोगो, कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर अगर मेक इन इंडिया का सैंपल लगा है तो कौन सा सिंबल बना होगा, शेर का।
शेर बना रहता है, मेक इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट, आबिद हुसैन समीत का संबंध किससे है? देखिए ये किस सन की बात की जा रही है? 1995। सन 1995 में गठन किया जाता है आबिद हुसैन समिति का। यह किस लिए गठित होता है? तो लघु उद्योग में जो समस्याएं रहती हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। अच्छा, ये आयोग अपनी रिपोर्ट कब देती है? तो 1997 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसमें से कुछ चीज़ें मानी जाती हैं और कुछ चीज़ें रोक दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। देखिए लोकसभा और विधानसभा इन सब के कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप साथ में ये सब भी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं हुआ था। कौन से सन में? 2000 में। देखिए सन 2000 में झारखंड का जो निर्माण हुआ था ये किससे हुआ था? तो ये बिहार से, बिहार राज्य को काटा गया और उससे निर्माण किया गया झारखंड का, ये 2000 में हुआ था। उत्तराखंड का निर्माण हुआ यूपी को काट के सन 2000 में ही। छत्तीसगढ़ का निर्माण यह मध्य प्रदेश को काट के किया गया, छत्तीसगढ़ का निर्माण सन 2000 में। जबकि तेलंगाना नहीं था। क्यों? क्योंकि तेलंगाना का निर्माण जो है वो 2014 में होता है, 2000 में नहीं होता। तो महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोगों का कौन सा है? तेलंगाना। आप लोग याद रखिएगा, इसका निर्माण 2000 में नहीं 2014 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। देखिए यह गौरव भी किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को, यूपी को। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले हम लोग देखे थे किसी भी राज्य की सीएम, महिला सीएम, इसका भी गौरव ये उत्तर प्रदेश को ही मिला था। और महिला राज्यपाल यह भी उत्तर प्रदेश को मिला है। तो यहाँ पे राज्यपाल पूछा गया है तो सरोजिनी नायडू थी। इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ था? तो 1947 में ही शुरू हो गया था, जबकि इनका कार्यकाल 1949 में खत्म हुआ था, 2 साल तक चला था। और महिला सीएम कौन था उत्तर प्रदेश का? प्रथम महिला सीएम। और पूरे भारत में प्रथम महिला सीएम कोई अगर बना था तो वो कौन थे? तो वो सुचेता कृपलानी जी थी, सुचेता कृपलानी। यह भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। महत्वपूर्ण है, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति की जो रिक्त स्थान होगा वो कैसे हो सकता है? या तो पदच्युति हो जाए, या तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चल जाए, या तो उनकी मृत्यु हो गई, तो इस वजह से उनका स्थान रिक्त हो गया। तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए हमारे संविधान में 6 महीने का समय दिया गया है। यही 6 महीने जो है ये महत्वपूर्ण है। बस उसी समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अंदर ही चुनाव कराने पड़ेंगे। और यह किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? तो ये 62 में, संविधान का आर्टिकल जो 62 है, 62 के सब क्लास 2 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए भारत के संविधान में संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन ये के तीनों समाहित हैं, जबकि एकात्मक प्रणाली नहीं की गई है। एक ही लोग को पूरी की पूरी पावर नहीं दी गई है, इसलिए ये विशेषता तो नहीं है। सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है? इसलिए हुआ है कि आप सीएम भी बनेंगे, पीएम भी बनेंगे यहाँ पे, उसके बाद ग्राम प्रधान भी बनेंगे। तो इतना विभाजन हो चुका है कि कई स्तर पे सरकारें चल रही हैं। मूलभूत अधिकार अर्थात मूल अधिकार भी दिया गया है। संघीयता अर्थात केंद्र को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया गया है, बाकी राज्य को अपने अपने पे स्ट्रांग बनाया गया है, राज्यों को भी, लेकिन केंद्र को उससे ज़्यादा बनाया गया है कि आप केंद्र से छिटक के राज्य अलग नहीं हो सकते, इसलिए केंद्र को इतना स्ट्रांग बनाया गया है। एकात्मक प्रणाली कि सिर्फ किसी एक के हाथ में पूरी की पूरी पावर है, ऐसा कार्य नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? देखिए जो ध्वनि है वह किस माध्यम से तीव्रता से गुजरेगी, इसका जो सही से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ठोस से गुजरेगी। इसके बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो द्रव्य का आता है, उसके बाद फिर गैस में।
पहले नंबर पे ठोस, दूसरे पे द्रव्य, तीसरे में गैस। सबसे तेज ठोस में और सबसे स्लो यहाँ पे बात की जाए तो गैस में गुजर रही है। ध्वन की चाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। देखिए इमली में जो है वो टार्टैरिक एसिड पाया जाता है। क्या? टार्टैरिक एसिड। किसमें? इमली में टार्टैरिक एसिड। लैक्टिक अम्ल दूध में उपस्थित होता है, हम लोग जानते हैं। साइट्रिक अम्ल ये नींबू में अवस्थित होता है। अमीनो अम्ल एक प्रकार का अम्ल है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का महत्वपूर्ण है, सब लोग यूज करते हैं, एकदम आसानी से प्रश्न बनाया जा सकता है। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl को नमक कहा जाता है। किसको? सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनाल भी कहा जाता है? क्या? रेटिनाल। देखिए विटामिन और उसके रासायनिक नाम, यह कितनी बार मैंने बताया है कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका वीडियो आप लोगों को चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं इसे दे दूंगा। विटामिन ए को रेटिनाल कहा जाता है, विटामिन ए को। अच्छा एक प्रश्न और बनता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग। और कहाँ पे उपस्थित होता है? तो गाजर वगैरह में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है विटामिन ए, और यह वसा में घुलनशील होता है। अच्छा एक प्रश्न हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था विटामिन के बारे में कि कौन जो है वो जल में घुलनशील है। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वो विटामिन बी हैं और सी। नेक्स्ट एंड लास्ट, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो है वह किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्ती से या फूलों की कली से? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। लौंग को देखने के बाद ही लगता है वो फूल की कली है, वो पूरी तरह फूल खिला नहीं है, न तो कोई फल बना है, वो फूल की एक कली होती है। इस प्रकार साथियों हम लोगों का 30 प्रश्नों का ये श्रृंखला पूरी तरह समाप्त हुआ। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।